हेलो स्टूडेंट, मैं पूनम सिन्हा एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। कल जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे क्लास 10th का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उसी चीज़ को हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। कल हमारा लेसन फर्स्ट ख़त्म हो चुका है। लेसन फर्स्ट में हम लोग पावर शेयरिंग को समझ चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में अच्छे से आया होगा। उसी को रिलेट करते हुए हम लोग आगे बात करेंगे, चैप्टर 2 में आएंगे। और आज का टॉपिक हमारा है फेडरलिज्म या संघवाद। संघवाद क्या है, इसे समझने से पहले हम कल के टॉपिक का एग्जाम्पल लेंगे जो कल हम लोग चर्चा करते आए हैं। पावर शेयरिंग देखते आए हैं। दो कंट्री का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है। एक बेल्जियम की बात हम लोगों ने किया है और दूसरा श्रीलंका को देखा है हम लोगों ने। तो पहले बेल्जियम के स्ट्रक्चर को चर्चा करते हैं ताकि आप फेडरलिज्म अच्छे से समझ जाए। बेल्जियम में हम लोगों ने क्या देखा कि वहाँ 1993 में संविधान में चेंजिंग आई, बदलाव आया और केंद्र सरकार के साथ साथ प्रांतीय सरकार को भी अलग स्ट्रक्चर दिया गया, फॉर्म दिया गया। यानी कि बेल्जियम में क्या है, एक से ज़्यादा सरकार है। केंद्र की एक सरकार है और दूसरी राज्य की एक सरकार है। इसका क्या मतलब हो रहा है कि वहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि दो स्तर की सरकार है। ठीक है, ये तो क्लियर हो चुका था कल का एग्जाम्पल के द्वारा। और एक हम लोग श्रीलंका का भी एग्जाम्पल लिए, जहाँ पे श्रीलंका में क्या है, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एकात्मक शासन प्रणाली है जिसमें केंद्र सरकार ही सर्वोच्च है। और वहाँ भी इस चीज़ के लिए तमिलियन ने मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि हम लोगों को भी अपना पावर दिया जाए, स्टेट अलग बनाया जाए। वहाँ अभी तक नहीं हुआ है। वहाँ क्या है, एकात्मक शासन प्रणाली है। इसी चीज़ को हम लोग चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे कि अब संघवाद क्या है, फेडरलिज्म क्या है। इस चीज़ को हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे, आज के लेसन में समझेंगे। ये लेसन हमारा 2 है, क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस के लेसन 2 है। तो फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म वैसी शासन प्रणाली है, ये हम संविधान के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। ये संघवाद और एकात्मक संविधान का स्ट्रक्चर है, एक संरचना है। ठीक है, शासन प्रणाली कैसे सरकार चलाए, देश कैसे चलाए, इसका एक संरचना का तरीका है। एक एकात्मक शासन प्रणाली, जो छोटी कंट्री होती हैं वो अपने देश में एकात्मक शासन प्रणाली, यानी कि एक ही सत्ता का हेड होगा, केंद्र भी एक ही केंद्र, यानी कि छोटा राज्य देश अगर है तो वो पूरे सर्वोच्च होगा, वहाँ केंद्र सरकार होगी, केवल राज्यों में डिवीज़न नहीं होगा। तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एकात्मक शासन प्रणाली। लेकिन जब कंट्री, देश बड़ा हो, उसका एरिया बड़ा हो, पॉपुलेशन लार्ज हो, तब एकात्मक शासन प्रणाली सही ढंग से रन करना मुश्किल हो पाता है। तो ऐसे में ये फेडरलिज्म का रास्ता अपनाया जाता है, जहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार होती है। कहीं कहीं 3 स्तर का भी लिखा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम इंडिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं। हमारे यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी, पंचायत राज का भी इलेक्शन होता है। ठीक है, ये डेमोक्रेसी का सबसे निचला स्तर है और शुद्ध रूप प्रणाली है कि निचले स्तर तक ये चुनाव हो रहा है। इसके अलावा अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पे शासन करती है फेडरलिज्म में, और कानून बनाती है, कर भी वसूलती है, प्रशासन भी उन पे चलाती है, लेकिन अलग अलग तरीके से। जैसे केंद्र सरकार अलग तरीके से कानून बनाएगी, राज्य सरकार अपने राज्यों के लिए केवल कानून बनाएगी, केंद्र सरकार पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए अलग अलग जो फॉर्म है उसमें टैक्स वसूल करेगी, राज्य सरकार अपने ही राज्य भर तक के लोगों के लिए टैक्स वसूल करेगी। इसके अलावा केंद्र फेडरलिज्म का और एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं कि दोनों स्तर के सरकार का अधिकार क्षेत्र संविधान में लिखित होगा या वर्णित होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा मन किया तो अपने अनुसार सरकार शासन करेंगे, केंद्र सरकार अपने अनुसार करेगा। ये कैसे शासन करेगा, बल्कि एक संविधान की बुक में केंद्र का क्या रोल होगा, क्या पावर शक्ति होगी, इसका मेंशन किया जाएगा। राज्य सरकार का क्या पावर शक्ति होगा, उसके बारे में मेंशन किया जाएगा। इसके अलावा संविधान का जो अगर मौलिक अधिकारों को चेंजिंग करना होगा तो ये केवल केंद्र सरकार चेंज कर ले, परिवर्तन कर ले, राज्य सरकार परिवर्तन करे, ऐसा नहीं हो सकता है। बल्कि दोनों सरकारों को, राज्यों को, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को सहमति से यूनानिमसली डिसीजन लेना पड़ेगा। इसके अलावा वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने का भी विभिन्न स्तर पर सरकार के लिए डिसीजन दिया जाएगा। राजस्व भी अलग अलग तरीके से ये लोग वसूल कर सकते हैं। जैसे राज्य सरकार अपने एम्प्लॉय से टैक्स वसूल कर सकती है, केंद्र सरकार केंद्र पे अपने डायरेक्ट कर और इनडायरेक्ट कर लगा सकती हैं। उनका वित्तीय पावर भी अपने तरीके से होगा, राज्य सरकार भी अपने तरीके से फाइनेंस उगा सकती है। इसके अलावा केंद्रों पे से भी वो पैसा ले सकती है। तो ये तो हो गया कि फेडरलिज्म का क्या क्वालिटी है, फेडरलिज्म हम कैसे समझेंगे कि
ये संघवाद है या नहीं है, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो ये संघवाद का तरीका हो गया। इसके अपोजिट जस्ट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में केवल केंद्र एक ही सरकार होगी और एक ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि फेडरलिज्म ये किस तरह से चलेगा। तो फेडरलिज्म में दो तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अगर आपस में छोटे छोटे राज्य यूनाइट होते हैं और एक केंद्र सरकार को मजबूत करते हैं। दो तरह का तरीका से मतलब बात कर रहे हैं कि एक फेडरलिज्म का शुद्ध रूप हो गया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को पावर में इक्वल डिवीज़न दिया जाए। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड या स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल ले सकते हैं। अमेरिका का हम लोगों ने इतिहास देखा, उसका ऐतिहासिक स्ट्रक्चर क्या था। तो 13 अपनी वैश्विक कंट्री में बटा हुआ था, इंग्लैंड का गुलाम था। और जब वो यूनाइट हुए तो सभी स्टेट को अलग अलग संप्रभुता, अलग अलग पावर है। उन लोगों ने एक यूनिटरी फॉर्म अपनाया और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही के रूप में अपनाया। वहाँ का अलग राज्यों का अलग नागरिकता है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप प्रणाली है। लेकिन अमेरिका में हम लोग क्या देखते हैं कि डुअल सिटीजनशिप प्रणाली है। अलग राज्यों का अलग ये है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। और पावर का क्या है, सिमिलर मतलब इक्वल डिवीज़न किया गया है, केंद्र को भी और राज्यों को भी। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी है, इसी तरह स्विट्ज़रलैंड में भी है। कुछ और भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो फेडरलिज्म का एग्जांपल के रूप में देखने को मिलता है। जैसे हमारे यहाँ भारत की बात हो रही है, या फिर हम लोग जो बेल्जियम का इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, बेल्जियम को देख रहे हैं, ये स्पेन को देखेंगे। ये क्या एग्जाम्पल है, ये बड़ी कंट्रियाँ आपस में छोटे छोटे राज्यों को मिला के बन रही है। और इसमें मुख्यतः है तो फेडरलिज्म ही, संघवादी है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल होगा। नागरिकता भी जो हमारी है यहाँ है वो सिंगल सिटीजनशिप नागरिकता होगी, यानी कि संप्रभुता जो है वो केवल केंद्र सरकार के हाथ में ही निहित होगा। ठीक है। इस तरह के फेडरलिज्म का मेन रीज़न ये हो रहा है कि बड़ी स्टेट है, लार्ज स्टेट है, एरिया बड़ा है, पॉपुलेशन बड़ा है, तो इसीलिए पावर प्रशासन चलाने के लिए क्या कर दिया गया है, सत्ता का डिवीज़न कर दिया गया है। भारत में तो हम लोग एक स्तर की और सरकार देख रहे हैं जिसको हम लोग स्थानीय सरकार की बात करें, क्योंकि राज्य भी बड़ा हो रहा है, राज्य में भी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है, तो इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए हम लोग क्या करें, स्थानीय स्वशासन की स्थापना भी कर दे रहे हैं। पंचायत स्तर से भी डिवीज़न कर दिया जा रहा है। लेकिन मेन पावर जो हो रहा है इस फेडरलिज्म में, ये किसके हाथ में आ रहा है, केंद्रीय शासन के हाथ में आ रही है। अब भारत में किस प्रकार से फेडरलिज्म चल रहा है या संघीय व्यवस्था क्या है, चूँकि चैप्टर हमारा लंबा हो रहा है, तो आज की वीडियो में हम लोग केवल फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को ही समझेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत में संघीय व्यवस्था कैसे है या संघीय व्यवस्था कैसे शासन करती है, इसके बारे में कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।